Question 22. Taken off rocket can be explained by. इसको आप दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हो कि रॉकेट प्रपोल्जन किसका एग्जाम्पल है. तो जब एक रॉकेट टेक ऑफ कर रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये आपके पास लॉ ऑफ ऑप्शंस में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, ठीक है. आपके पास ऑप्शन बी है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि फोर्स की डेफिनेशन देता है, F = ma. क्या ये हमें एक्सप्लेन करता है इसका मैकेनिज्म? या थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या ऑप्शन डी में कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो टेकन ऑफ रॉकेट एक्सप्लेन किया जा सकता है यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें ये कहता है एक सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है. कैसे? अगर एक बॉडी, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, एक बॉडी जब कोलाइड करती है दूसरी बॉडी से, तो ऐसा नहीं है कि मोमेंटम, अगर ये एक इलास्टिक कोलिजन है या फिर इनइलास्टिक कोलिजन है, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा. कैसे? ये समझ लो, ये बॉडी रेस्ट में थी, ये बॉडी मूव कर रही थी, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी v थी. तो जब ये बॉडी आके कोलाइड करेगी इस बॉडी से, सेकंड बॉडी से, तो ये अपना मोमेंटम, ऐसा नहीं है मोमेंटम लॉस हो जाएगा, इसका मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा इस बॉडी में. ये रेस्ट में थी, तो इसकी वेलोसिटी अब क्या हो जाएगी? v के इक्वल हो जाएगी. तो मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है एक सिस्टम में, और इसी की वजह से आप देखोगे बहुत सारे सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं. अब रॉकेट का टेक ऑफ करना, ये आप मोमेंटम कंजर्वेशन से एक्सप्लेन कर सकते हो. अब इसकी इक्वेशन अगर आप देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो ये हमें बताता है कि इनिशियल मोमेंटम एक सिस्टम का pi वो इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के. तो mv i का मतलब यहाँ पे इनिशियल है, ठीक है. m1 आप इसे लिख सकते हो, अगर एक बॉडी है तो m1 vi हो गया, और फाइनल मोमेंटम के लिए आप vf का इस्तेमाल करोगे तो m2 vf. अब इसमें जितनी बॉडीज़ होंगी उतनी बार आप यहाँ पे मोमेंटम का प्रोडक्ट लिखोगे. जैसे अब जितनी यहाँ पे बॉडीज़ होंगी उतने आप यहाँ पे मासेस लिखोगे, जितनी बॉडीज़ होंगी उतने मासेस होंगे. तो m1 अगर समझ लेते हैं, यहाँ पे 2 बॉडीज़ हैं, तो m1 vi, ठीक है. vi को आप u से भी दिखा सकते हो, वो ईजी हो जाता है, तो आप इसे u भी लिख सकते हो. तो m1 u1 के पहली बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी प्लस m2 u2. कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद मोमेंटम कंजर्व रहा, जिसकी वजह से ये जो फाइनल वेलोसिटी है उसको आप v से दिखाते हो. तो m1 v1 प्लस m2 v2. तो इन दोनों का मोमेंटम मिला के आफ्टर कोलिजन वाले मोमेंटम के इक्वल होगा. तो मोमेंटम क्या है? ओवरऑल कंजर्व रहा. चलो, क्वेश्चन 23 है द ट्रेजेक्ट्री कहते हैं एक प्रोजेक्टाइल जो पास कवर करता है, उसे ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है. जैसे यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल टेक ऑफ करता है, यहाँ जाके लैंड करता है. तो ये क्या है? जो पाथ उस बॉडी ने कवर किया वो ट्रेजेक्ट्री कहलाता है, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा उसे रेंज कहेंगे. ये है जहाँ से आपने लॉन्च किया प्रोजेक्टाइल को, तो इसे लॉन्च पॉइंट कहते हैं. और ये तो वो कहते हैं द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. एक प्रोजेक्टाइल की जो ट्रेजेक्ट्री होगी, जो पाथ होगा, वो हमेशा कैसा होगा? इस तरीके का शेप का होगा. इस शेप को आप पैराबोला कहते हैं. तो पैराबोला यहाँ पे सही जवाब है. Then we have question 24. A football player will throw a football at maximum distance if the angle of projectile is. Maximum distance का मतलब यहाँ पे क्या है? ये वाला जो डिस्टेंस है इसे आप मैक्सिमम डिस्टेंस कहते हो. ऐसा ही है ना, इसे हमने रेंज कह दिया था. है तो रेंज क्या है? रेंज डिस्टेंस ही तो है. तो बेसिकली वो कह रहा है कि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस, तो वो पूछ रहा है कि मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे होगी. तो मैक्सिमम रेंज एक प्रोजेक्टाइल की वो हमेशा 45 डिग्रीज़ पे. अगर आप 45 डिग्री से किसी एक बॉडी को थ्रो करते हो तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, ठीक है. कभी ये पूछा जाता है कि बताइए कौन से एंगल पे
बॉडी हाफ द मैक्सिमम रेंज या हाफ द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी, तो वो दो एंगल्स हैं 15 डिग्री और 75 डिग्री. ठीक है. ओके. 25 में पूछा गया है रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज सेम फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स. दो बॉडीज़ हैं आपके पास. ठीक है. उन दो बॉडीज़ का रेंज कब इक्वल होती है. हमेशा याद रखिएगा, आपके पास अगर दो बॉडीज़ हैं, आप चाहते हो इनकी रेंज क्या हो, सेम हो, तो उस केस में आप उन्हें इस तरीके से उनका एंगल्स को ऐसा बनाओगे कि उनका सम क्या हो एंगल्स का, जिस एंगल से आप फेंक रहे हो प्रोजेक्टाइल को, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या कि दोनों बॉडीज़ के एंगल को सम अप करोगे तो 90 डिग्रीज आंसर आना चाहिए. अगर 90 आ रहा है तो मतलब दोनों की रेंज क्या होगी, सेम होगी. रेंज सेम है तो उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी. ठीक है. तो आप ये आसानी से निकाल सकते हो. 60 + 90 का 60 + 30 करेंगे तो 90 आंसर आ रहा है. तो मतलब इन दोनों बॉडीज़ की, एक को आपने 30 से भेजा और एक को आपने 60 डिग्री से, इन दोनों की रेंज क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी. ठीक है. बाकी आप खुद से निकाल सकते हो. 80 + 20 क्या होता है, यू बेटर नो. बाकी सब भी. तो 90 आंसर यहाँ पे किसी का नहीं आ रहा, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है कोई भी, तो इनकी सबकी रेंज क्या होगी, मुख्तलिफ होगी, डिफरेंट होगी. क्वेश्चन 26, द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय. सो अब टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे निकालते हैं. सो प्रोजेक्टाइल का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट किसके इक्वल होता है. सो जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है, ऊपर जाने का टाइम यहाँ पे अगर आप देखो तो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे गया, मैक्सिमम हाइट जब तक वो रीच करता है तो ये आप कहते हो ऊपर जाने का टाइम है. तो जो ऊपर जाने का टाइम है वो इक्वल होता है किसके, u/g के. u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है. प्रोजेक्टाइल में जो आपके पास कंपोनेंट हम ले रहे होते हैं वो y कंपोनेंट है, क्योंकि जो उसका x कंपोनेंट होता है वो कांस्टेंट होता है. तो vy/g के इक्वल हो गया. तो नीचे आने का टाइम, अब जैसे ये प्रोजेक्टाइल आपने ऊपर भेजा, मैक्सिमम हाइट रीच किया, तो ये अब नीचे आने का टाइम होगा. तो ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम दोनों इक्वल होगा, क्योंकि सेम एलिवेशन पे बॉडी आ रही है. तो जितना टाइम आपने ऊपर मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा बॉडी, ठीक है, नीचे आने में ही उतना टाइम लगेगा. तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम vy/g को. ऐसा ही किया मैंने, इसी चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं. ठीक है. अब ये जो vy है, जो y कंपोनेंट है, vy हमेशा इक्वल होता है किसके, साइन के, v साइन थीटा के. तो 2v साइन थीटा अपॉन g, ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा किसका, टोटल टाइम का, जिसका मतलब ये है ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन. अगर आपको वो कहता है कि मैक्सिमम हाइट को रीच करने का टाइम कितना होगा, तो वो इक्वल हो जाएगा, यानी कि ऊपर जाने का टाइम कितना होगा, तो v/y/g. अब ये v/y इतना लंबा लिखने के बजाय आप सिर्फ कह सकते हो u/g. u आपको पता होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी है और वो y कंपोनेंट के इक्वल है, तो vy/g के इक्वल होगा. ठीक है. उसने टोटल टाइम पूछा था, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और y हमें पता है, y कंपोनेंट साइन थीटा की इक्वल होता है, जस्ट वो रख दिया. ठीक. देन वी हैव क्वेश्चन 27, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन. हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है. आपको उसने लिख कर दिया है कि हॉरिजॉन्टल रेंज इसके इक्वल होती है. फॉर व्हाट थीटा रेंज इज़ मैक्सिमम. आसान सा सवाल है. सवाल तो यहीं से शुरू हो रहा है कि कौन सी एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है, तो 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है. ठीक है. अब रेंज का आपके पास, अगर आपके पास थीटा क्या है, 45 है, आप बोलोगे मैक्सिमम रेंज आएगी. मैक्सिमम रेंज पे फॉर्मूला हो जाता है u² के. किसके, u² के. अब यहाँ पे हमें पता है कि u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो y कंपोनेंट के बराबर है vy के, और vy इक्वल होता है साइन थीटा के, vi/sin थीटा. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि मैक्सिमम रेंज जो कि एंगल 45 डिग्रीज पे होगी, तो वो vi sin थीटा अपॉन g के इक्वल होगी. ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास स्क्वायर था इनिशियल वेलोसिटी पे, तो स्क्वायर लगा देंगे हम यहाँ पे. क्लियर हो गया. अगर आपके पास थीटा जो है वो 45 नहीं है,
अगर कोई भी एंगल है और उस पर हमें रेंज फाइंड करनी है तो यहाँ पे रेंज मैक्सिमम तो नहीं होगी, तो फार्मूला वही होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, जस्ट आपने यहाँ पे एंगल ऐड कर देना है साइन 2 थीटा। ठीक है, यू क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, आप वी आई भी लिख सकते हो, मुझे यू लेटर लिख दिया मैंने, आप अपनी तरफ से वी आई भी लिख सकते हो, एक ही बात है। सो रेंज इक्वल, ये इन्होंने यही फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे कि यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। ठीक है, ठीक है। अब ये जो रेंज है ना, ये रेंज देखो यहाँ पे हमने प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया था, ये मैक्सिमम हाइट है। जो रेंज है, अगर एंगल 45 नहीं है, आप मैक्सिमम रेंज की बात नहीं कर रहे, आप रेंज की बात कर रहे हो, ठीक है, जो मैक्सिमम नहीं है, तो ये हाफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा की, जो हमने लिखा। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें ये भी पता लगे, ये पूरा डिस्टेंस आप जानना चाहते हो, कंप्लीट रेंज, टोटल रेंज एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की, तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाली रेंज भी इक्वल होगी, सेम ही होगी, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, तो 2 यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा। अब ये फार्मूला अलग अलग याद करने से अच्छा आप ये फार्मूला याद करें, जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको टोटल डिस्टेंस, टोटल रेंज मिल जाएगी प्रोजेक्टाइल की। ठीक है, तो यही आप देखोगे, ये जो 2 है, ये 2 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे टोटल रेंज फाइंड करने के लिए, तो आप ये 2 आप लगा सकते हो यहाँ पे फार्मूला में। ठीक है, लेकिन अगर आपको रेंज फाइंड करनी है तो फार्मूला ये होगा यू स्क्वायर अपॉन जी, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, वाई कॉम्पोनेंट है, तो वाई कॉम्पोनेंट इक्वल होता है किसके, वी आई साइन थीटा के। स्क्वायर था तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगाया है। ये मैक्सिमम रेंज का फार्मूला है, ये है इस रेंज का फार्मूला। ठीक है, इसे 2 से अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये टोटल रेंज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा था कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, कौन सी थीटा पे, तो वो 45 पे होगी, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन ये पूरी जो एक्सप्लेनेशन है, ये आपको आगे कुछ एक कॉन्सेप्ट अगर समझ आया होगा इससे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़। ये आपके पास प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये लॉन्च पॉइंट है, ये टारगेट पॉइंट है। ठीक है, ये जो सेंटर है यहाँ पे बॉडी मैक्सिमम हाइट पे रीच करती है। एक प्रोजेक्टाइल का जो वाई कंपोनेंट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, चेंज होता रहता है वो। ठीक है, वो इक्वल होता है वी आई, जिसको वी नॉट भी लिखा जाता है, एक ही बात है, तो वी आई साइन थीटा के इक्वल है। और जो इसका एक्स कंपोनेंट है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगी एक्स कंपोनेंट पे वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जो एक्सेलरेशन वाई पे होगी वो माइनस जी की इक्वल होती है। वो कहता है बताओ मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होगी। मैक्सिमम हाइट पे आपके पास जो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वो ज़ीरो के इक्वल हो जाता है एट मैक्सिमम हाइट। जैसे आप ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे लॉन्च करेंगे, इस वक्त इस प्रोजेक्टाइल की जो स्पीड होगी वो कम होगी, क्योंकि देखो एक्स कंपोनेंट को तो आप हटा ही दो ना, वो तो कांस्टेंट है, वो तो यहाँ पे भी कांस्टेंट है, या मैक्सिमम हाइट पे भी एक्स कंपोनेंट कांस्टेंट होगा, ये वी वाई ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन पीछे आपके पास एक्स कंपोनेंट हमेशा रहेगा, कांस्टेंट है वो, मैक्सिमम हाइट पे भी उतना ही होगा। तो इस सवाल का जवाब बी है, वी आई कॉस थीटा। ठीक है, लेकिन हम वाई कंपोनेंट की बात कर रहे हैं कि जब आपने लॉन्च किया तो वाई जो वेलोसिटी है एक बॉडी की वो क्या होती है, कम होती है। क्यों, क्योंकि बॉडी क्या जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है, ग्रेविटी उसे नीचे ला रही है, बॉडी ऊपर जा रही है, तो दोनों का मोशन की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। मैक्सिमम हाइट पे आके वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। वाई कंपोनेंट की बात हो रही है, अगेन एक्स कंपोनेंट तो हमने डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो कांस्टेंट ही है हर पॉइंट पे। जब प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा होता है तो यहाँ पे ग्रेविटी यानी कि वेट बॉडी पे जो लग रहा है वो भी कम है, और जो आपके पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी वाई कॉम्पोनेंट बॉडी का इंक्रीज़ होता है, इस पॉइंट पे ज़ीरो हो जाता है, यहाँ पे डिक्रीज़ होता है।
ठीक है। तो एट मैक्सिमम हाइट आपके पास जो वेलोसिटी होगी प्रोजेक्टाइल की वो सिर्फ एक्स कॉम्पोनेंट की इक्वल होगी, जो कि वी आई कॉस थीटा के इक्वल होता है।